नमस्ते स्टूडेंट्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी पॉलिटिकल साइंस की क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारा चैप्टर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट बहुत ही लेंथी है और आज का यह पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए प्लीज जाकर पार्ट 1 जरूर देख लें। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। अच्छा, सबसे पहले यह समझो कि सरकार क्या होती है। सरकार मतलब सिर्फ एक आदमी या कोई पार्टी नहीं होती। ये एक पूरा सिस्टम होता है, एक ऐसा ढांचा जो पूरे देश को चलाता है। जैसे हमारे घर में पापा, मम्मी, दादा, दादी सब मिलकर घर संभालते हैं, वैसे ही देश को चलाने के लिए भी कई लोग और संस्थाएं मिलकर काम करती हैं। अब याद है ना, सरकार के 3 बड़े हिस्से होते हैं। पहला विधायिका, लेजिस्लेचर, जो कानून बनाती है। दूसरा कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, जो उन कानूनों को लागू करती है। और तीसरा न्यायपालिका, जुडिशरी, जो देखती है कि कानून सही से लागू हो रहे हैं या नहीं और हर किसी को न्याय मिल रहा है या नहीं। आज हम उसी दूसरे हिस्से की बात करेंगे, कार्यपालिका की। अब सवाल आता है, कार्यपालिका होती क्या है? देखो, गेटेल नाम के एक विद्वान ने कहा था, सरकार में जितने भी लोग ऐसे होते हैं जो न तो कानून बनाते हैं और न ही न्याय देते हैं, वो सब कार्यपालिका में आते हैं। मतलब सरकार के वो सारे विभाग और लोग जो देश की भलाई के लिए कानूनों को लागू करते हैं, वो सब कार्यपालिका हैं। गिलक्रिस्ट ने तो इसे बहुत खूबसूरती से कहा है। उन्होंने कहा कि कार्यपालिका वो धुरी है जिसके चारों ओर राज्य का असली काम घूमता है। यानी अगर कार्यपालिका न हो तो सरकार का कोई भी काम आगे बढ़ ही नहीं सकता। अब तुम सोच रहे होगे, सर इसमें कौन कौन आता है? बहुत बढ़िया सवाल। गार्नर साहब ने बताया था कि इसमें सिर्फ सबसे ऊंचे पद वाले लोग जैसे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ही नहीं आते, बल्कि उनके साथ काम करने वाले सारे मंत्री और उनके नीचे काम करने वाले लाखों सरकारी कर्मचारी भी शामिल होते हैं, जिन्हें हम सिविल सर्विस कहते हैं। अब जरा इसे आसान भाषा में समझो। कार्यपालिका के 2 मुख्य प्रकार होते हैं। पहला पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, राजनीतिक कार्यपालिका। ये वो लोग होते हैं जिन्हें हम अपने वोट से चुनते हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री या राष्ट्रपति। इनका काम होता है नीतियां बनाना, पॉलिसी फॉर्मुलेशन और बड़े बड़े फैसले लेना, डिसीजन मेकिंग। और हां, ये जनता के प्रति जवाबदेह, अकाउंटेबल होते हैं, क्योंकि इन्हें जनता ने ही चुना है। इनका कार्यकाल निश्चित होता है, जैसे 5 साल। 5 साल बाद फिर से चुनाव होते हैं। ये राजनीतिक होते हैं क्योंकि ये किसी न किसी पार्टी से जुड़े होते हैं और सत्ता के लिए संघर्ष करते हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, परमानेंट एग्जीक्यूटिव, स्थायी कार्यपालिका। ये वो लोग होते हैं जिनकी सरकारें तो बदलती रहती हैं, लेकिन इनकी नौकरी पक्की होती है। इन्हें हम अफसर या नौकरशाह, ब्यूरोक्रेट्स, सिविल सर्वेंट्स कहते हैं, जैसे IAS, IPS अफसर, सरकारी स्कूलों के टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह है। इनका काम होता है रोजमर्रा का प्रशासन चलाना, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, और राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा बनाई गई नीतियों को जमीन पर उतारना, यानी उन्हें लागू करना, इंप्लीमेंटिंग पॉलिसीज। ये राजनीतिक कार्यपालिका के सलाहकार, एडवाइजर्स भी होते हैं, क्योंकि इनके पास किसी एक विषय का गहरा ज्ञान और वर्षों का अनुभव होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखो, ये किसी पार्टी के प्रति जवाबदेह नहीं होते, बल्कि सिर्फ राजनीतिक कार्यपालिका के प्रति। इनका कार्यकाल तब तक चलता है जब तक ये रिटायर नहीं हो जाते, आमतौर पर 55 से 60 साल तक। और सबसे अहम बात, ये गैर राजनीतिक, नॉन पॉलिटिकल होते हैं। कौन सी पार्टी सत्ता में है, इससे इन्हें कोई मतलब नहीं होता। इनका धर्म बस एक ही होता है, अपना काम ईमानदारी और निष्ठा से करना। लोवेल साहब ने तो बड़ी ही गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा, मैन ऑफ द वर्ल्ड एंड एक्सपर्ट्स, यानी एक तरफ वो लोग जो दुनिया को समझते हैं और दूसरी तरफ वो जो अपने काम में माहिर होते हैं। अब सवाल उठता है, ये अफसर या ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही आखिर करती क्या है? ब्यूरोक्रेसी शब्द का मतलब ही है दफ्तर का शासन या अफसरों का शासन। यह सरकार का वो हिस्सा है जो भले ही राजनीतिक न हो, लेकिन बेहद जरूरी होता है। प्रोफेसर रॉबसन ने कहा था कि किसी भी आधुनिक सरकार के लिए एक बड़ी, मजबूत और अच्छे से प्रशिक्षित सिविल सर्विस बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि आज के दौर में सरकार चलाना कोई आसान काम नहीं है। यह बहुत टेक्निकल है, इसमें विशेष ज्ञान चाहिए। हमारे मंत्री हर चीज के एक्सपर्ट नहीं हो सकते, न ही उनके पास इतना समय होता है कि वो हर विषय की बारीकियां सीखें। जेनिंग्स ने भी यही कहा था, मंत्री तो जरूरी मामलों पर फैसले लेते हैं,
लेकिन असली काम तो अफसर ही संभालते हैं। तो चलो अब देखते हैं कि नौकरशाही के असल काम क्या क्या हैं। येफेम बाय कानूनों और सरकारी फैसलों को लागू करना, इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज एंड गवर्नमेंट डिसीजंस। जो नीतियां मंत्री लोग बनाते हैं उन्हें जमीन पर उतारने का असली काम अफसरों का ही होता है। ऑलमंड पावेल ने कहा था, ब्यूरोक्रेट्स एनफोर्स लॉज, पॉलिसीज एंड डिसीजंस। जरा सोचो, अगर कोई नया कानून बन जाए कि हर बच्चे को स्कूल जाना जरूरी है, तो अब ये लागू कैसे होगा? स्कूल कौन बनवाएगा? टीचर कौन रखेगा? ये सब जिम्मेदारी अफसरों की होती है। यही लोग सरकार को आम जनता से जोड़ते हैं। 2. नीति निर्माताओं के सलाहकार, एडवाइजर्स टू द पॉलिसी मेकर्स। अफसर मंत्रियों को सही और सटीक जानकारी देते हैं ताकि वो देश के लिए बेहतर नीतियां बना सकें। अब आते हैं कार्यपालिका के एक और अहम काम पर, कानून बनाने में मदद, लेजिस्लेटिव फंक्शंस। देखो, कई बार अफसर ही नए कानूनों का ड्राफ्ट तैयार करते हैं। DC भट्टाचार्य ने कहा है कि कानून बनाने में अफसरों की भूमिका काफी बढ़ गई है, क्योंकि सरकारें अक्सर उन्हें यह ताकत दे देती हैं कि वो कानून के अंदर छोटे मोटे नियम और कायदे बना सकें। असल में ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ना, वही तो कानून को जमीन पर लागू करने में मदद करते हैं। अब बात करते हैं एक और काम की, दबाव समूहों से निपटना, डीलिंग विद प्रेशर ग्रुप्स। देश में बहुत सारे समूह होते हैं, जैसे किसान यूनियन, ट्रेड यूनियन, जो अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। अब ऐसे में अफसरों की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। वो इन समूहों से बातचीत करते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनकी मांगों को समझते हैं और फिर उन्हें सरकार तक पहुंचाते हैं। इनका काम होता है सबकी बात को संतुलित तरीके से सुनना और देश के हित में सही निर्णय तक पहुंचना। और सबसे खास बात, ये हमेशा तटस्थ, न्यूट्रल रहकर काम करते हैं। अब जरा सोचो, सरकारें तो आती जाती रहती हैं। 2014 में एक सरकार थी, 2019 में दूसरी आई, लेकिन वो IAS अफसर जो 2010 में लगा था, आज भी अपनी जगह पर काम कर रहा है और 2035 तक करेगा। यही अफसर देश में स्थिरता, स्टेबिलिटी बनाए रखते हैं। सरकारें बदलती हैं, नीतियां बदलती हैं, पर सिस्टम को संभालने वाले यही लोग होते हैं। और हां, ये अफसर ही राजनीतिक दलों, दबाव समूहों और प्रेस को जरूरी जानकारी देते हैं। तो अब समझे, इनका काम सिर्फ नीतियां लागू करना नहीं है, बल्कि नीति बनाने से लेकर उसे जनता तक पहुंचाने तक हर स्तर पर यह सरकार के सबसे अहम हिस्से होते हैं। अब चलो बात करते हैं भारत में कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव इन इंडिया की। हमारा प्यारा भारत, हमारी संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने ब्रिटेन से सीखी है, जिसे संसदीय या कैबिनेट प्रणाली की जननी, मदर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम कहा जाता है। हमारे संविधान ने राष्ट्रपति को लगभग सारी कार्यकारी शक्तियां दी हैं, पर असल में राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर ही काम करते हैं। अब ये मंत्री भी हर क्षेत्र के एक्सपर्ट तो नहीं होते, इसलिए इन्हें भी नीतियों और प्रशासन में अफसरों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। तो भारत की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल है? देखो, 1. राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, 2. उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट, 3. प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, 4. और हां, ढेर सारे सरकारी कर्मचारी, परमानेंट गवर्नमेंट स्टाफ्स। भारत में कार्यपालिका को भी 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। 1. स्थायी या गैर राजनीतिक कार्यपालिका, परमानेंट और नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। ये वही सरकारी कर्मचारी या अफसर होते हैं जिनकी नौकरी पक्की होती है। सरकारें आएं या जाए, इनका काम एक ही रहता है, देश के प्रशासन को सुचारू रूप से चलाना। 2. अस्थायी या राजनीतिक कार्यपालिका, टेम्पोररी और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के सदस्य आते हैं। इनका कार्यकाल निश्चित होता है, आमतौर पर 5 साल। अब एक बात बहुत दिलचस्प है, संवैधानिक रूप से भारत के कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपति हैं, लेकिन वास्तविकता में राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र के मुखिया, नॉमिनल हेड होते हैं। असल शक्तियां तो प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के पास होती हैं, जो संसद, पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेह होती है। B.R. अंबेडकर ने इस बात को बहुत सटीक शब्दों में कहा था, यहां राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख हैं, लेकिन कार्यपालिका के नहीं। मतलब वो देश के मुखिया तो हैं, पर सरकार चलाने वाले असली मुखिया नहीं। समझे ना? अब कितना आसान था। अब कभी मत भूलना, राजनीतिक कार्यपालिका कौन होती है और स्थायी कार्यपालिका कौन होती है। चलो दोस्तों, इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। हम इसे नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड। इस टॉपिक और पिछली क्लासेस की प्रॉपर रिवीजन जरूर करना और कमेंट में बताना कि आपको हमारी मेहनत कैसी लगी।
आपका छोटा सा रिस्पॉन्स हमें और ज्यादा एक्टिवली वर्क करने की मोटिवेशन देता है।